विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा आपके उस टॉपिक से जिसका संबंध है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, और अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां इससे पहले मैंने अपने व्याख्यान को समाप्त किया था। आज के व्याख्यान में विद्यार्थियों मैं उन परिस्थितियों का विवेचन करने का प्रयत्न करूंगा और आपके साथ साझा करूंगा उन जानकारियों को जिसके चलते हुए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मलिक जूना, जो कि जूना खान के नाम से जाना जाता था, और आगे चलकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद सन ऑफ तुगलक के नाम से इतिहास में प्रख्यात हुआ। विद्यार्थियों, एक ऐसा शक्तिशाली सुल्तान जिसको विरासत में एक इतना बड़ा राज्य मिला जो दिल्ली सल्तनत में किसी के पास नहीं था। उसके पिता सुल्तान गयासुद्दीन ने अपनी मृत्यु के वक्त तक जो इलाका अपना अधिकार में किया उसमें कश्मीर और अफगानिस्तान को छोड़कर लगभग पूरा का पूरा हिंदुस्तान सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के परचम के तले था। तो इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य जिसके अंतर्गत लगभग 23 सूबे थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक को विरासत में मिला। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितना रेवेन्यू, राजस्व राजकोष में इकट्ठा हुआ उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके 10 साल के अंदर ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता कायम होने के 10 साल के अंदर अंदर साम्राज्य का बिखराव प्रारंभ हो गया और आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक खड़ी हो गई। ये क्यों हुआ, इन सब परिस्थितियों का विवेचन करेंगे। यह जानने के बावजूद कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने दौर के प्रख्यात विद्वानों में एक था। उसने अरबी, ज्योतिष, खगोल, ज्ञान विज्ञान, तर्क और ज्ञान की अधिकांश विद्याओं का अध्ययन किया। समझदार था, व्यवहारिक था। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि लोग उसे संकी समझने लगे? क्यों वह इतिहासकारों के मध्य, जन सामान्य के बीच चर्चा का और उपहास का विषय बना? क्यों उसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह और बगावत हो रही है? इन तमाम परिस्थितियों का विवेचन करके हम ये सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें कितनी सत्यता है। सुल्तान में क्या व्यावहारिक बुद्धि का अभाव था? क्या सुल्तान की योजनाएं उसके दिमागी दिवालियेपन का परिणाम था, या जन सामान्य ने उसका साथ नहीं दिया, लोग उसको समझ नहीं पाए? क्या सुल्तान की योजनाएं समय से आगे थी? क्या सुल्तान की योजनाओं में व्यावहारिकता का अभाव था? इन तमाम विषयों पर चर्चा मैं इस व्याख्यान में करूंगा और इस व्याख्यान को मैं लगभग 2 या 3 भागों में बांटकर मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार से सत्ता पर अधिकार किया। ऐसा कहा जाता है कि जब उसका पिता गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली से कुछ दूर पहले अफगानपुर के अंदर मलिक एयाज ने, आगे चलकर मलिक एयाज सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर बन रहा है, तो मलिक एयाज ने एक अस्थायी लकड़ी का महल बनवाया। और कहा जाता है कि जब सुल्तान के द्वारा लाए गए हाथियों ने महल में प्रवेश चालू किया तो हाथियों के द्वारा टच किए जाने के कारण वो लकड़ी का महल पूरा का पूरा भर भरा कर गिरकर सुल्तान गयासुद्दीन और उसके बेटे महमूद के ऊपर गिर गए। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या
यह दुर्घटना थी अथवा षड्यंत्र था। इस बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर मेहंदी हुसैन और डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, उनका यह मानना है कि यह दुर्घटना थी और मोहम्मद बिन तुगलक का अपने पिता की हत्या में कोई हाथ नहीं था। जबकि इसके विपरीत डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और वुल्ले हेग का यह मानना है कि यह हत्या थी। इसके अलावा इस मत का समर्थन आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने भी किया है। तो ये दो अलग अलग मत हमारे पास में, और अपने अपने मत की पुष्टि में हर एक ने अपने अपने तर्क दिए। जहां वे लोग जो इस मत का समर्थन करते हैं कि सुल्तान का अपने पिता की हत्या में कोई हाथ नहीं था, उनका यह कहना है कि खुद इसामी ने और खुद इब्न बतूता ने यह लिखा है कि यह घटना सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। दूसरा, एक बात ये पैदा होती है कि दूसरा ये भी कहा गया है कि इन्हीं दोनों जो समकालीन इतिहासकार थे, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, इब्न बतूता और इसामी, इनका खुद का ये कहना था कि अफगानपुर में हाथियों का जो प्रदर्शन किया गया था वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की आज्ञा और अनुमति से किया गया था, न कि उलुग खान के आदेश से। इसलिए इसे दुर्घटना माना जाना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार रहा, जो कहते हैं कि उन परिस्थितियों में संभव नहीं होना चाहिए। यदि सुल्तान ने अपने पिता की हत्या की है तो माँ किस प्रकार से अपने बेटे का साथ दे सकती है। और यह भी कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का किसी ने भी विरोध नहीं किया और वह अपने रिश्तेदारों का स्नेह पात्र बना रहा। इसके विपरीत जो इतिहासकार ये कहते हैं कि सुल्तान ने अपने पिता की हत्या करवाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या करवाई, उनका ये कहना था कि जिस मलिक एयाज ने लकड़ी का यह महल बनवाया जो गिर गया और सुल्तान गयासुद्दीन और उसके बेटे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, उस महल के बनवाने वाले एयाज को दंडित नहीं किया गया बल्कि बाद में वजीर बनाया गया। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां थी जिसके आधार पर कहा जाता है कि हो सकता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या करवाई हो, इस प्रकार का महल बनवाकर। बर्नी का विवरण जो है, बर्नी ने लिखता है कि आकाश से एक आकाशीय बिजली गिरी और महल गिर गया। तो बर्नी का कथन संक्षिप्त है, बर्नी का कथन अनिर्णयात्मक है, उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो हमारे सामने दोनों प्रकार के मत थे और इतिहास अलग अलग विविध मतों के विवेचन के आधार पर आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रकार से अलग अलग मत हमारे सामने मिलते हैं। जो भी हो, 1320 में अपने 25 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइमिंग था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक था। तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की सत्ता संभाली। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के उन शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था जिसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य और एक बहुत बड़ा कोष विरासत में मिला। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर ही साम्राज्य में बिखराव प्रारंभ हो गया। 1325 से लेकर 1335 के आसपास तक हम देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको 1320 बोला था, वो 1320 नहीं बल्कि 1325 का टाइमिंग है। 1325 से लेकर 1335, न कि 1320 से 1333, 1335, 30। जब हम ये बात करते हैं कि साम्राज्य के बिखराव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो वह साम्राज्य के बिखराव की प्रक्रिया 1325 से लेकर 1335 तक शुरू हो गई थी। और 1325 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास अपने पिता गयासुद्दीन से मिला हुआ एक विशाल राज्य, जिसके अंदर 23 प्रांत थे और एक विशाल कोष। तो 10 साल के अंदर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण 1335 आते आते यह साम्राज्य काफ़ी हद तक सिकुड़ने लगा। सुल्तान के सामने आर्थिक समस्या प्रबल हो गई।
तो हम इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत के बारे में। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में और निरंकुशता में यकीन करता था। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की निरंकुशता की नीति का पक्षधर था और इसे और भी आगे ले जाना चाहता था। उसने शासन कार्य के अंतर्गत सभी का हस्तक्षेप बंद कर दिया। धार्मिक मामलों में उसने काजियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की, और जहाँ कहीं भी उसको लगा कि धार्मिक मामले राज्य के हितों में आड़े आ रहे, तो उसने उन काजियों के निर्णय को बदलने में भी कोई संकोच नहीं किया। उसने काफ़ी लंबे समय तक खलीफा से मान्यता लेना भी जरूरी नहीं समझा। वह अपने आप को सुल्तान जिली अल जिल्ला, सुल्तान ईश्वर की प्रति छाया है, इस प्रकार से वह संबोधित किया करता था। लेकिन विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे चलकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह की संख्या बढ़ती गई, बागियों की संख्या बढ़ती गई और साम्राज्य में बिखराव प्रारंभ हुआ, तो सुल्तान को ऐसा लगा कि उलेमा वर्ग, धार्मिक वर्ग मेरे से नाराज है और इसलिए इन बगावतों को रोकने के लिए उनको संतुष्ट करना जरूरी है। तो उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और मिस्र के फातिमा वंशी खलीफाओं के अंतिम वंशज को बुलाया गया, जो भिखारी की हालत में खुद रह रहा था। उससे सुल्तान ने उसका भव्य स्वागत किया और उससे अपने गर्दन पर पांव रखवाया और उससे मान्यता प्राप्त की। लेकिन इसके बावजूद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के विघटन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, वह प्रक्रिया रुकी नहीं। आगे चलकर वह प्रक्रिया और तेज हो गई। सुल्तान ने विविध प्रकार की योजनाएं बनाई। विद्यार्थियों, ये योजना ऐसी थी जो उन परिस्थितियों के देखते हुए और सुल्तान के दृष्टिकोण को देखते हुए सुल्तान की एक प्रगतिशील सोच को दर्शाती थी। विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक सिक्कों की योजना, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यह देखा कि बहुमूल्य धातु की कमी हो रही है और दूसरा प्रचलन में आने के कारण बहुमूल्य धातु सोना चांदी घिस जाते हैं, तो उसने इनके स्थान पर प्रतीकात्मक तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए और उनका मूल्य इनके बराबर कर दिया और लोगों को ये कहा कि जब आपको सोने चांदी के सिक्के चाहिए तो आप इनको ले आइए, राजकोष में जमा करके आपको सोने चांदी के सिक्के दे देंगे। लेकिन लोगों ने सुल्तान की योजना को विफल कर दिया। लोगों ने अपने घरों में बैठकर नकली सिक्के डालने चालू किए। हर कोई व्यक्ति भुगतान में, जब खुद के लेने की बात है तो वो सोने चांदी के सिक्कों को चाहने लगा और खुद भुगतान करने की बात है तो वो तांबे और पीतल के सिक्कों को करने लगा। सुल्तान की योजना में कोई गलती नहीं थी। आज भी हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व की सारी सरकारें सोने चांदी के सिक्के मार्केट में नहीं चला रही, बल्कि इसके स्थान पर कागज के सिक्के चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे गोल्ड की ताकत निहित होती है। अब लोगों ने नकली सिक्के बनाए, तो इसके लिए सुल्तान के ऊपर दोष डालना उचित नहीं कहा जा सकता। आज के दौर में जब कोई नकली नोट बनाता है तो नोट बनाने वाले को दंडित किया जाता है, न कि सरकार को। और सुल्तान इतना उदार था कि सुल्तान ने देखा कि जब ये योजना नहीं चल पा रही है, तो उसने लोगों को कहा कि आप अपने सिक्के, तांबे पीतल के सिक्के जो आपके पास लाए हैं वो सरकारी खजाने में जमा करा दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, और आप सोने चांदी के सिक्के वापस ले जाइए, पीतल तांबे के जमा करा के। लेकिन लोग अपनी धूर्तता से बाज नहीं आए और लोगों ने सुल्तान के द्वारा दी गई समय अवधि में घर बैठकर और काफ़ी बड़ी तादाद में नकली सिक्के डाले, तांबे और पीतल के, और उनको सुल्तान के खजाने में जा से लेकर सोने चांदी के सिक्के ले लिए और वो जमा करवा दिए। तो इस योजना की असफलता के लिए सुल्तान को दोषी ठहराया जाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सुल्तान में व्यावहारिकता थी और सुल्तान ने यह देखा कि बहुमूल्य धातु प्रचलन में घिसती है और धातुओं की कमी भी है, तो उसने अपनी जनता से ईमानदारी और निष्ठा की उम्मीद की थी, जो जनता ने नहीं की।
तो आगे चलकर आगे की कक्षा में मैं आपसे इस बारे में और बात करूंगा। पार्ट 2 के अंतर्गत स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।